हाय फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक होगा प्राथमिक उपचार क्या होता है। इस वीडियो में फ्रेंड्स आज आपको हम किसी व्यक्ति को विद्युत झटका लगने पर उसे किस प्रकार प्राथमिक उपचार दे इसके बारे में बताएंगे। तो फ्रेंड्स, प्राथमिक उपचार के बारे में जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, ध्यान से देखें। मैं DR सैनी फ्यूचर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। प्राथमिक उपचार। सबसे पहले अपन समझते हैं प्राथमिक उपचार कहते किसे। तो प्राथमिक उपचार होता है दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को अस्पताल में ले जाने से पूर्व दिया गया जो उपचार होता है वो प्राथमिक उपचार कहलाता है। तो अगर किसी व्यक्ति के साथ दुर्घटना हो जाती है तो दुर्घटना होते ही उसको अस्पताल में ले जाने से पूर्व जो अपन उसको उपचार देंगे वो उपचार कहलाता है उसका प्राथमिक उपचार। क्या कहलाता है उसका? प्राथमिक उपचार। अपन बात कर रहे हैं जब कोई व्यक्ति विद्युत के संपर्क में आ जाए, यानी कि उसे विद्युत झटका लग जाए, तो उसे अपन प्राथमिक उपचार किस प्रकार दें। सामान्यतः देखो क्या होता है, जब आदमी 90 वोल्ट या 90 वोल्ट से ज़्यादा, कितने वोल्ट? 90 वोल्ट या 90 वोल्ट से ज़्यादा, 90 वोल्ट से ज़्यादा सप्लाई के संपर्क में आता है तो आदमी को विद्युत झटका लगता है। 90 वोल्टेज से कम सप्लाई पर आदमी को विद्युत झटका नहीं लगता है। जब तक आदमी 90 वोल्ट या इससे ज़्यादा सप्लाई के संपर्क में नहीं आएगा तब तक आदमी को विद्युत झटका नहीं लगेगा। तो अगर कोई व्यक्ति को विद्युत झटका लग जाता है तो उसे अपन किस प्रकार प्राथमिक उपचार दें। तो सबसे पहले अपन को जो काम करना है वो पहला काम क्या है, पीड़ित के चारों ओर से भीड़ को क्या कर दे, हटा दे, ताकि उसे ताज़ा वायु मिल सके, उसको सांस लेने में ताज़ा वायु मिल सके। उसके चारों तरफ जो भीड़ इकट्ठी हो रही है उसको हमको क्या कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए। दूसरे क्या दे रखा है, पीड़ित के मुंह से नकली दांत, पान, तंबाकू, मुंह के अंदर नकली दांत हो या पान हो या फिर तंबाकू हो तो उनको क्या कर देना चाहिए, निकाल देना चाहिए, ताकि उसको श्वास लेने में सहायता मिल सके। यदि पीड़ित पे देखो, अगर आदमी को क्या हो जाता है, ज़्यादा सप्लाई के या ज़्यादा करंट के संपर्क में आ जाता है तो आदमी के शरीर के जो अंग होते हैं वो क्या हो जाते हैं, जल जाते हैं। तो यदि पीड़ित के अंग क्या हो गए हो, जल गए हो, जल गए हो तो उनको क्या करना चाहिए, स्वच्छ कपड़े या फिर अखबार से क्या कर देना चाहिए, अपन को ढक देना चाहिए। चौथा दे रखा है, यदि पीड़ित बंद कमरे में हो तो खिड़की दरवाजे खोल दे ताकि उसे ताज़ा वायु मिल सके। पांचवा क्या करना है, यदि पीड़ित को श्वास लेने में कठिनाई हो रही है, वो श्वास अच्छी तरह नहीं ले पा रहा है, उसको श्वास लेने में कठिनाई हो रही है, तो उस व्यक्ति को अपन को क्या करनी चाहिए, कृत्रिम श्वास देनी चाहिए। कृत्रिम श्वास का मतलब उसको अपन की सहायता से उसको क्या करनी चाहिए, श्वास प्रदान करनी चाहिए। तो ये तो था प्राथमिक उपचार क्या होता है, और जब आदमी को विद्युत झटका लग जाए तो अपन को क्या क्या करना चाहिए। अब अपन समझते हैं कृत्रिम श्वास के बारे में, यानी कि जब आदमी को विद्युत झटका लग जाए तो उसे कृत्रिम श्वास किस प्रकार से दें। तो इसके अंदर जो सबसे पहली विधि आती है, इसके अंदर कृत्रिम श्वास है जो अपन 4 प्रकार की विधियों से दे सकते हैं। कृत्रिम श्वास की प्रमुख विधि कितनी है, 4 है, जिसमें अपन पहली विधि कौन सी देख रहे हैं, अपन सिल्वेस्टर विधि। सिल्वेस्टर विधि के अंदर देखो, ये जो डायग्राम दे रखा है ये स्थिति फर्स्ट का है। कौन सी स्थिति का है, फर्स्ट का। और ये जो डायग्राम है ये कौन सी स्थिति का है, सेकंड का। तो जो सिल्वेस्टर विधि होती है, इस सिल्वेस्टर विधि में पीड़ित को कैसे लिटाया गया है, पीठ के बल। तो सिल्वेस्टर विधि में पीड़ित को क्या किया जाता है, पीठ के बल लिटाया जाता है। कैसे लिटाया जाता है उसको, पीठ के बल, यानी कि सीधा उसको लिटा दिया जाता है। इसके अंदर जो क्वेश्चन बनता है वो 2 क्वेश्चन बनते हैं इंपॉर्टेंट। पहला तो ये होता है सिल्वेस्टर विधि का प्रयोग कब किया जाता है, और दूसरा जो क्वेश्चन बनता है इसके अंदर वो ये बनता है कि सिल्वेस्टर विधि के अंदर पीड़ित को किस स्थिति के अंदर लिटाया जाता है। तो पहली लाइन आपकी क्लियर होनी चाहिए, सिल्वेस्टर विधि के अंदर पीड़ित को क्या किया जाता है, पीठ के बल लिटाया जाता है। कैसे लिटाया जाता है, पीठ के बल। दूसरा होता है इस विधि का उपयोग कब किया जाता है, तो जो सिल्वेस्टर विधि है
क्या, सिल्वेस्टर विधि। तो इस विधि का उपयोग पीड़ित के सीने की ओर छाले पड़ने पर, जब उसके सीने की तरफ क्या हो जाए, यदि घाव हो जाए, छाले पड़ जाए, तो अपन सिल्वेस्टर विधि का क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। तो दोनों क्वेश्चन आपको, दोनों लाइनें इंपॉर्टेंट लाइन है, दोनों के अंदर से क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला तो सिल्वेस्टर विधि का कब उपयोग किया जाता है, तो जब पीड़ित के सीने की ओर छाले पड़ जाते हैं तब अपन क्या करते हैं, सिल्वेस्टर विधि का उपयोग करते हैं। दूसरा, किस स्थिति के अंदर लिटाया जाता है, तो इस विधि के अंदर पीड़ित को पीठ के बल लिटाया जाता है। अब ये स्थिति दे रखी है, प्रथम स्थिति कृत्रिम श्वास अपन किस प्रकार दे। तो प्रथम स्थिति के अंदर क्या होता है, पीड़ित के सिर के पास घुटनों के बल बैठकर उसके दोनों हाथों की मुट्ठी बांधकर दोनों हाथों को धीरे धीरे मोड़कर सीने पर लाते हैं। जैसे ये दे रखा है, इसके सिर के पास अपन बैठ गए, फिर इसके दोनों हाथों की मुट्ठी को बांधकर इसके सीने के पास लाते हैं और सीने पर थोड़ा सा यहाँ पर क्या करते हैं, अपन प्रेशर डालते हैं। क्या करते हैं, तो जैसे दबाव डालेंगे तो जो फेफड़े क्या होंगे, सिकुड़ेंगे, तो जो अंदर की वायु है वो क्या आ जाएगी, बाहर हो जाएगी। दूसरी स्थिति के अंदर क्या दे रखा है, जब पीड़ित के सीने पर कुछ दबाव डालते हैं तो 2-3 सेकंड बाद दबाव को हटाकर हाथों को सिर की ओर क्या कर देना चाहिए, फैला देना चाहिए। यहाँ से सीने से हाथों को हटाकर अपन ने पीछे की तरफ क्या कर दिया, इनमें फैला दिया। तो उपरोक्त क्रिया को अपन, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जो सिल्वेस्टर विधि है वो कितनी, 1 मिनट के अंदर कितनी बार दोहराई जा सकती है। तो सिल्वेस्टर विधि है 1 मिनट में 10 से 12 बार प्रति मिनट की दर से क्या की जाती है, दोहराई जाती है। और ये सिल्वेस्टर विधि को अपन को लंबे समय तक देना पड़ता है, कम से कम 1 घंटे तक इसकी सहायता से अपन इसको श्वास देते हैं। तो ये हो गया आपका सिल्वेस्टर। कृत्रिम श्वास की अगली जो विधि है वो है आपकी सैफर विधि। अगली जो विधि है कौन सी है, आपकी सैफर विधि। इसके अंदर देखो, सैफर विधि के अंदर ये है आपकी फर्स्ट स्थिति और ये है आपकी कौन सी, सेकेंड स्थिति। फर्स्ट स्थिति के अंदर देखो, जो पीड़ित व्यक्ति है उसको कैसे लिटाया गया है, पेट के बल लिटाया गया है। तो इस विधि में पहला जो क्वेश्चन बनेगा वो यही बनेगा, इस विधि में पीड़ित को क्या किया जाता है, पेट के बल लिटाया जाता है। कैसे लिटाया जाता है, पेट के बल। दूसरा, इस विधि का उपयोग कब किया जाता है, तो इस विधि का उपयोग पीड़ित के पीठ पर, कहाँ पर, पीठ पर। अगर पीड़ित के पीठ पर क्या हो जाए, यदि छाले पड़ जाए या घाव पड़ जाए, तो इस विधि का अपन क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। तो क्वेश्चन जो बनेगा वो 2 लाइनों से बनेगा। पहला तो इस विधि का उपयोग कब करते हैं, तो पीड़ित के यदि पीठ पर छाले पड़ जाएंगे तो इस विधि का उपयोग करेंगे। दूसरा जो क्वेश्चन बनता है तो वो ये बनता है कि किस स्थिति के अंदर लिटाया जाता है, तो कैसे लिटाया जाता है, इसके अंदर पेट के बल लिटाया जाता है। अब स्थिति दे रखी है, प्रथम स्थिति के अंदर क्या होता है, पीड़ित के घुटनों के पास बैठकर अपने दोनों हाथों को पीड़ित की पीठ पर रखते हैं। जैसे दे रखा है चित्र के अंदर, यहाँ पर घुटनों के पास इस पे अपन बैठ गए और घुटनों के पास बैठ के अपने हाथों को इसकी पीठ के ऊपर क्या कर दिया, अपन ने फैला दिया। द्वितीय स्थिति के अंदर देखो क्या है, इसके पश्चात आगे की ओर झुकते हुए पीड़ित की पीठ पर क्या करते हैं, अपन बाहर डालते हैं। देखो अपन यहाँ से आगे की तरफ झुके और ये जो पीड़ित की पीठ है इस पर अपन ने क्या डाला, दबाव डाला। 2-3 सेकंड के बाद बाहर को क्या कर लेते हैं, अपन हटा लेते हैं। उपरोक्त क्रिया 10 से 12 बार प्रति मिनट की दर से क्या की जाती है, दोहराई जाती है। अगली जो विधि है वो है मुंह से मुंह विधि। तीसरी जो मुंह से मुंह विधि है बहुत इंपॉर्टेंट विधि है और सबसे अधिक प्रभावशाली विधि है और इसको अपन बहुत ही कम समय के अंदर क्या कर सकते हैं, इसकी सहायता से कृत्रिम श्वास देना अपन क्या कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो उपयोग में ली जाती है वो विधि, वो कौन सी विधि काम में ली जाती है, आपकी मुंह से मुंह विधि। तो यह सबसे अधिक प्रभावशाली विधि है। क्या है, सबसे अधिक प्रभावशाली है। इसमें पीड़ित को पीठ के बल लिटाकर उसकी पीठ के नीचे तकिया लगाते हैं। पीड़ित को कैसे लिटाते हैं, इसमें पीठ के बल। इसके पश्चात उसके मुंह को साफ करके उस पर महीन कपड़ा रखते हैं। अगर उसके मुंह के अंदर नकली दांत, पान, तंबाकू अगर है तो उसको साफ करेंगे और उसके ऊपर एक पतला या महीन कपड़ा उसके ऊपर रखेंगे। एक हाथ से जो पीड़ित व्यक्ति है उसकी नाक को क्या करेंगे, अपन बंद करेंगे। जैसे दे रखा है चित्र में, एक हाथ से अपन ने नाक को क्या कर दिया, बंद। तो एक हाथ से उसकी नाक को बंद करके अपने मुंह से उसके मुंह में बलपूर्वक क्या करते हैं, अपन हवा भरते हैं। ये क्रिया भी क्या की जाती है, 10 से 12 बार प्रति मिनट की दर से क्या की जाती है, दोहराई जाती है। देखो जो मुंह से मुंह विधि है इसका प्रयोग सबसे ज़्यादा इसलिए किया जाता है
क्योंकि इसको अपन क्या कर सकते हैं, तुरंत स्टार्ट कर सकते हैं, जबकि सिल्वेस्टर और शैफर विधि के अंदर अपन को स्टार्ट करने में थोड़ा समय लगता है। दूसरा, इसको लंबे समय तक दोहराने की अपन को आवश्यकता नहीं पड़ती। इस कारण सबसे ज़्यादा जो विधि काम में जाती है वो ली जाती है मुँह से मुँह विधि। कृत्रिम श्वास की जो अगली विधि है वो है आपकी कृत्रिम श्वसन यंत्र द्वारा। कौन सी है? कृत्रिम श्वसन यंत्र। कृत्रिम श्वसन यंत्र, आप ये डायग्राम के अंदर जो चित्र देख पा रहे हो, ये वाला, ये जो चित्र है ये है अम्बुबैग। इसको बोलते हैं अपन क्या? अम्बुबैग। ये एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से अपन पीड़ित को कृत्रिम श्वास दे सकते हैं। छोटा सा होता है, इसको अपन एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जा सकते हैं। इसको बोला जाता है मेडिकल भाषा में अम्बुबैग। यह कृत्रिम श्वास की सबसे अधिक प्रभावशाली विधि है और डॉक्टरों के द्वारा इसे सबसे स्वच्छ विधि या सबसे सुरक्षित विधि माना गया है, क्योंकि इससे पीड़ित को संक्रमण फैलने की संभावना बहुत ही कम होती है। तो इसको बोला जाता है क्या? अम्बुबैग। अम्बुबैग का मतलब देखो AMBU, इसकी फुल फॉर्म होती है एम्बुलेटरी मैनुअल ब्रीदिंग यूनिट। एम्बुलेटरी का मतलब होता है जिसे कहीं पर भी ले जाया जा सकता है, जिसे अपन क्या कर सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर कहीं पर भी आसानी से ले जाया जा सके, वो कहलाता है क्या? एम्बुलेटरी। मैन्युअली का मतलब क्या होता है? इससे हाथ से ऑपरेट किया जाता है। इसके लिए अपन को किसी मशीन की आवश्यकता नहीं होती, इसको हाथ से ही क्या किया जाता है? ऑपरेट किया जाता है। ब्रीदिंग मतलब इसकी सहायता से क्या दी जाती है? श्वास दी जाती है। और यूनिट का मतलब क्या होता है? यंत्र होता है। तो ऐसा यंत्र जिसको अपन एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सके और जिसको हाथ से अपन क्या कर सकते हैं? श्वास दे सके, वो क्या कहलाता है? आपका अम्बुबैग कहलाता है। क्या कहलाता है? अम्बुबैग। अगर इसकी अपन संरचना देखें तो ये जो अम्बुबैग होता है इसके अंदर 4 वॉल्व होते हैं। कितने वॉल्व होते हैं इसके अंदर? 4। देखो 4 वॉल्व के अंदर देखो, सबसे पहला ये है 1 नंबर का। कौन सा वॉल्व है? आपका इनलेट वॉल्व। पहले मैं आपको वॉल्व बता देता हूँ, फिर इसके काम बता रहा हूँ। ये है दूसरा नंबर का। ये कौन से नंबर का है? आपका दूसरा नंबर का है पेटेंट वॉल्व या फिर पॉप अप वॉल्व भी बोलते हैं। तीसरा जो वॉल्व है वो है आपका पिस माउथ वॉल्व। कौन सा है? पिस माउथ। और चौथा जो वॉल्व है वो है एक्सपिरेटरी वॉल्व। तो इसके अंदर कितने वॉल्व काम आते हैं? 4। एक तो इनलेट वॉल्व, पेटेंट या पॉप अप वॉल्व, तीसरा होता है फिश माउथ वॉल्व और चौथा होता है एक्सपिरेटरी वॉल्व। इनके चारों के काम देखो। इनलेट वॉल्व यहाँ से किया जाती है, जैसे ये जो होता है आपका वेंटिलेशन बैग होता है। क्या बोलते हैं इसको? वेंटिलेशन बैग। ये जो वेंटिलेशन बैग होता है ये बना होता है सिलिकॉन का। किसका बना होता है? सिलिकॉन मटेरियल का बनाया जाता है। तो इसको जैसे ही ये जो आपका वेंटिलेशन बैग है इसको अपन क्या करेंगे? हाथ से यहाँ पर प्रेस करेंगे, दबाएंगे तो क्या होगा? यहाँ से हवा है इसके अंदर क्या करेगी? आपके प्रवेश करेगी। यहाँ से हवा इसके अंदर क्या करेगी? आपके प्रवेश करेगी। यहाँ से हवा, तो यहाँ से जो हवा है वो किसके अंदर जाएगी? यहाँ से पेटेंट वॉल्व के अंदर जाएगी या पॉप अप वॉल्व। अब पेटेंट या पॉप अप वॉल्व का क्या होता है? जो आपका पेशेंट होता है उसकी आवश्यकता के अनुसार ही ये क्या करता है? ऑक्सीजन को यहाँ से भेजता है। अगर मान लो बच्चे हैं, बच्चों को अपन को कृत्रिम श्वास देनी है तो उनको कम ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी, तो पॉप अप वॉल्व यहाँ से ऑक्सीजन की सप्लाई को क्या कर देगा? कम। और यदि वयस्क आदमी है तो उसको ऑक्सीजन की ज़्यादा आवश्यकता होगी, तो पॉप अप वॉल्व से क्या कर सकते हैं अपन? इसके अंदर जाने वाली जो ऑक्सीजन की मात्रा है उसकी मात्रा को अपन कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ से जो ऑक्सीजन आएगी वो जाएगी फिश माउथ वॉल्व। फिश माउथ वॉल्व क्या होता है? जैसे इस वेंटिलेशन बैग को दबाया जाता है तो ये जो फिश माउथ वॉल्व है इसका ये मुंह होता है वो क्या हो जाता है? आपका खुल जाता है। क्या हो जाता है? खुल जाता है, जिससे हवा यहाँ से किसके अंदर चल जाती है? ये मास्क के अंदर आ जाती है। और जैसे इसको छोड़ा जाता है तो ये माउथ वापस क्या हो जाता है? आपका बंद हो जाता है। क्या हो जाता है? बंद, जिससे वायु वापस इसके अंदर नहीं आ पाती है। और ये जो मास्क होता है इसको पेशेंट के मुँह पर क्या किया जाता है? लगाया जाता है। तो जैसे इसको अपन ने यहाँ से दबाया तो इनलेट वॉल्व से वायु आई, वो वायु जाएगी पॉप अप वॉल्व या पेटेंट वॉल्व के अंदर। पेटेंट वॉल्व उस वायु की मात्रा को क्या करेगा? निर्धारित। और यहाँ से फिश वॉल्व ओपन होके उस जो ऑक्सीजन है उसको पेशेंट तक क्या कर देगा? आपका पहुँचा देगा। अब
जैसे ही इसको मैं क्या करूँगा, छोड़ूंगा, दबा के क्या करेंगे अपन, जैसे ही छोड़ेंगे तो ये जो फिश माउथ वॉल्व है ये क्या हो जाएगा, यहाँ से क्लोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्लोज। तो जो पेशेंट के अंदर से जो पेशेंट से जो वायु या ऑक्सीजन, पेशेंट से जो हवा आएगी या वायु आएगी, वो वायु वापस इस वेंटिलेशन बैग के अंदर नहीं आएगी। उसको क्या करते हैं, ये जो एक्सपिरेटरी वॉल्व होता है, 4 नंबर का ये जो एक्सपिरेटरी वॉल्व होता है, तो जैसे इस सिलिकॉन या वेंटिलेशन बैग को क्या किया जाता है, छोड़ा जाता है, तो फिश माउथ वॉल्व तो क्या हो जाता है, बंद। लेकिन ये जो एक्सपिरेटरी वॉल्व होता है वो क्या हो जाता है, खुल जाता है। तो पीड़ित के जो अंदर से, जो फेफड़ों के अंदर से जो हवा आती है, वो इस एक्सपिरेटरी वॉल्व की सहायता से क्या निकल जाती है, आपकी बाहर निकल जाती है। क्या निकल जाती है, बाहर। तो ये आपके 4 हैं, चारों के चारों वॉल्व के ये कार्य होगी। यहाँ से हवा जाएगी, ये ऑक्सीजन की मात्रा को क्या करेगा, निर्धारित करेगा। कौन सा, पेटेंट वॉल्व। फिश माउथ वॉल्व क्या करेगा, जब इसको दबाएंगे तो ये ऑक्सीजन यहाँ तक, मरीज तक पहुँचाने का काम करेगा। और जैसे इसको छोड़ेंगे तो फिश माउथ वॉल्व क्या हो जाएगा, क्लोज, जिससे पेशेंट के अंदर से जो वायु आएगी वो इस एक्सपिरेटरी वॉल्व की सहायता से क्या निकल जाती है, आपकी बाहर निकल जाती है। ये तो नॉर्मल। अगर मान लो अपने पास ऑक्सीजन की उपलब्ध है वहाँ पे, तो अपन ये जो ऑक्सीजन पाइप है इसको ऑक्सीजन के सिलेंडर के अंदर लगाकर भी अपन ऑक्सीजन को भी इसमें पेशेंट को डायरेक्ट दे सकते हैं। तो ये जो चौथा आपका यंत्र है अम्बू बैग, ये कृत्रिम श्वास की सबसे इम्पोर्टेंट डिवाइस है। इसकी सहायता से पीड़ित को कृत्रिम श्वास तुरंत दिया जाता है और सबसे अधिक प्रभावशाली और सुरक्षित विधि है। तो फ्रेंड्स, आज हमने पढ़ी कृत्रिम श्वास की 4 विधियाँ। पहली पढ़ी अपन ने सिल्वेस्टर, दूसरी पढ़ी सेफर, तीसरी पढ़ी अपने मुंह से मुंह विधि, और चौथी पढ़ी अपन ने कृत्रिम श्वसन यंत्र के द्वारा। अब देखते हैं एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन बनते हैं वो किस प्रकार से बन सकते हैं, वो भी देख। पहला जो क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है, सामान्य आदमी को विद्युत झटका कितने वोल्ट पर लगता है। तो मैंने बताया था आपको, जब आदमी 90 वोल्ट या 90 वोल्ट से ज़्यादा सप्लाई के संपर्क में आता है तो आदमी को क्या लगता है, विद्युत झटका। तो आपका आंसर कौन सा सही रहेगा, दे वाला। जब आदमी 90 वोल्ट या 90 वोल्ट से अधिक सप्लाई के संपर्क में आता है तो ही आदमी को क्या लगता है, विद्युत झटका। दूसरा दे रखा है, पीड़ित के सीने की ओर छाले पड़ने पर कृत्रिम श्वास की किस विधि का उपयोग किया जाता है। तो जब पीड़ित के सीने पर छाले पड़ेंगे तो कौन सी विधि काम में लेंगे अपन, सिल्वेस्टर विधि। कौन सी लेंगे, सिल्वेस्टर। क्योंकि सिल्वेस्टर विधि के अंदर अपन ने देखा था पीड़ित को लिटाया जाता है कौन से बल, पीठ के बल। कौन से बल लिटाया जाता है, पीठ के बल। और पीठ के बल कब लिटाएंगे, जब उसके सीने पर क्या पड़ेंगे, अपन के छाले। तो इसके अंदर जो आंसर आएगा वो कौन सा आपका आंसर सही रहेगा, सी वाला। चौथा है, सेपर विधि का उपयोग कब किया जाता है। सेपर विधि का उपयोग कब करेंगे, सेपर विधि के अंदर देखा था अपन ने, पीड़ित को जो लिटाया जाता है वो कैसे लिटाया जाता है, पेट के बल। कैसे लिटाया जाता है पीड़ित को, पेट के बल। अब पेट के बल लिटाएंगे तो कब लिटाएंगे, जब पीड़ित के पीठ पर क्या पड़ जाएंगे, उसके छाले। तो सेपर विधि का उपयोग कब किया जाता है, पीठ पर छाले पड़ने पर। कौन सी विधि का उपयोग करेंगे अपन, सेपर विधि का। कृत्रिम श्वास की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी मानी गई है, तो वो विधि मानी गई है वो कौन सी है, मुंह से मुंह विधि। कौन सी मानी गई है, मुंह से मुंह विधि। ये कृत्रिम श्वास की क्या होती है, सबसे प्रभावी विधि होती है, क्योंकि इसकी सहायता से पीड़ित को बहुत कम समय के अंदर अपन कृत्रिम श्वास दे सकते हैं। पांचवा जो क्वेश्चन है, कृत्रिम श्वास की कौन सी विधि में पीड़ित को पीठ के बल लिटाया जाता है। तो पीड़ित को पीठ के बल कौन सी विधि में लिटाया था अपन ने, सिल्वेस्टर विधि। तो इसके अंदर जो आंसर आएगा वो कौन सा आएगा, आपका सी वाला आंसर। तो फ्रेंड्स, ये था आज का आपका टॉपिक, प्राथमिक उपचार। और प्राथमिक उपचार के अंदर जब आदमी को विद्युत झटका लगता है तो उसे किस प्रकार अपन कृत्रिम श्वास दें। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।